वेलकम व्यूअर्स टू द शो। आज का जो हमारा जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल एक यूथ नीट जो विषय जो चल रहा है उस पर है। और ये तो बड़ा मजे का है, यूथ का विषय है। आज यूथ ने, भारत के यूथ ने मोदी जी को झुका दिया है, ऐसा लग रहा है सबको। आज मोदी सरकार को उन्होंने घुटने पर ला दिया है। ये सारे जो नारे जो चल रहे हैं, ये जो हवा जो चल रही है, जो तोड़ फोड़, जो मजे की जो बात कर रही है, आलीशान खाना जो मिल रहा है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जो तहलका मचा के रखा है भारत में और दिल्ली के जंतर मंतर में, आज इसके विषय पर आज हमारा जो पॉडकास्ट है। और हमारे जो आज गेस्ट है, बड़े स्पेशल गेस्ट है, ही इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इनका नाम है विपिन भारद्वाज जी। विपिन जी हमारे एपिसोड पर पहले भी आ चुके हैं, हमारे चैनल पे पहले भी आए थे एक नए विषय को लेके। लेकिन आज का जो विषय है वो एक ऐसी चीजों को डिकोड करेंगे जो कभी कैमरा के सामने कभी इसकी चर्चा हुई नहीं है। और विपिन जी का मैं आज सबसे पहले स्वागत करता हूँ। विपिन जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। Thank you, Tushar ji, for having me again here. यू आर वेलकम सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर चैनल एंड ऑन आवर शो। Thank you. और दोस्तों, तो आज हम ऐसी सारी चीजें डिकोड करेंगे जो पहले कभी इस विषय पे चर्चा हुई नहीं है, या ऐसी बारीकियों से चर्चा नहीं हुई है। विपिन जी को पहला सवाल पूछते हैं। विपिन जी, सच में बताइए, ये नीट का मुद्दा मुद्दा है या कहानी कुछ और है? क्या सच्चाई है? बिल्कुल तुषार जी, इस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ और पहले दिन से इसको बड़ा कीनली वॉच कर रहा हूँ मैं इस मुद्दे को मैं। नीट का मुद्दा था, उस मुद्दे पर सरकार ने एक्शन भी लिया। उस मुद्दे पे सरकार आगे भी बढ़ी, लेकिन कहानी कुछ और है। यस, कहानी सच में कुछ और है। नीट के मुद्दे की आड़ में ये सब एक अलग खेल चल रहा पीछे। स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स जुड़े जो जेन्युइन थे, लेकिन बाद में सीजेपी प्रोटेस्ट की पोल खुलती गई। आप आप खुद देखिए, इनकी मांगे देखिए। इनकी मांगों से साफ जाहिर हो रहा था या हो रहा है कि ये एक पॉलिटिकल आंदोलन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, इस पे वो ये लोग अड़े हुए हैं। जनरली होता क्या है कि ठीक है, नीट में पेपर लीक हुआ तो सरकार ने एक्शन लिया नहीं लिया, सबसे पहले वो चीज होती है। सरकार ने एक्शन लिया, 13 लोगों को गिरफ्तार किया, दोबारा नीट करवा दिया। दोबारा नीट करवाने के बाद बच्चे अभी एडमिशंस में लगे हुए हैं, लेकिन बस कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके, ये लोग, अभी सौरभ दास हो गया, ये लोग, उसके अलावा एक विजेता दहिया था इनका। इन कुछ लोगों ने मिलकर, ठीक है, एक आंदोलन की शुरुआत करी, जो कि शुरू से ही एक प्री प्लान्ड था, एक मैनिपुलेट चीजों को किया गया है यहाँ पर। अब आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि ये प्री प्लान्ड क्यों था। नीट के मुद्दा है या इस मुद्दे की आड़ में कुछ और कहानी चल रही है, इसके पीछे मैं ये कुछ मेरे तर्क देना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स में बताना चाहूंगा। अभिजीत दिपके जो सीजेपी पार्टी के फाउंडर है, वो खुद आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया मैनेजर थे, या उनके आज भी मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल से काफी घनिष्ठ संबंध है। तो आइडियोलॉजी तो सेम है ही इनकी। इनका एक विजेता दहिया नाम का था, वो ध्रुव राठी के लिए काम करता था। ध्रुव राठी का शायद कुछ कंटेंट उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व था। ध्रुव राठी ने सजेस्ट किया, ध्रुव राठी जो दूर विरोधी है नरेंद्र मोदी जी का या मोदी सरकार का, उसने रेकमेंड किया कि विजेता दहिया को अपनी टीम में लो, ये काम करेगा आपके साथ। तो इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया ये खेल। ये कहानी कुछ और ही चल रही है। आप देखिए, पेपर लीक करवाया, लोगों को गिरफ्तार करवा दिया सरकार ने दोबारा एग्जाम करवा दिया, बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट आ गए। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने उसके जो संबंधित जो भी अधिकारी है इस चीज को लेके, उन सबको, अथॉरिटीज को आदेश दे दिए हैं ताकि त्वरित कार्रवाई करी जा सके, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जा सके इन लोगों को। कहने का मतलब, मोदी सरकार ने हर वो काम किया जो एक संवैधानिक और एक लोकप्रिय सरकार से लोगों को उम्मीद होती है। सर, लेकिन आपके हिसाब से नीट पेपर लीक एक कितना बड़ा मुद्दा है और कितना बड़ा स्कैम है? इसमें कौन इन्वॉल्व है? देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और यही नहीं, पेपर लीक्स जो होते हैं ये शुरू से एक स्कैम रहा है। कांग्रेस के टाइम में दर्जनों पेपर लीक हुए थे। सरकार, आप इस्तीफा देना दूर की बात, सरकार एक्शन तक नहीं लेती थी। उनकी सरकारों में प्रियंका गांधी की जो पब्लिक रैलीज में खुद एड्रेस करती है, राजस्थान में बहुत सारे पेपर लीक्स हुए, तो अशोक गहलोत जी के लिए बता रहे थे कि हमारी सरकार रोक नहीं पा रही है। तो ये स्कैम है बहुत बड़ा, और स्कैम में करता कौन है? इसको जो नीचे लेवल के जो बाबू लोग होते हैं, या ठीक है, उनमें भी कुछ और, इनका एक सिंडिकेट होता है पूरा।
वो लोग मिलके पेपर लीक करवाते हैं, क्योंकि वो करवाते आए हैं। तो वो लोग पेपर करवाएँगे, वो पेपर को बेचते हैं, कोई 10 लाख में पेपर बिकता है, 50 लाख में पेपर बिकता है, फिर कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी पेपर बिक जाता है, फिर वो लोग आगे उसको और लोगों को बेच के उससे पैसा कमाते हैं। तो इसमें इसमें जो जो जेन्युइन छात्र होते हैं या जो वास्तव में पढ़ाई करने वाले गरीब छात्र होते हैं, उनकी आत्मा की हत्या हो जाती है। उनके लिए उनके आज जब सुसाइड किया बच्चों ने तो इसीलिए तो किया, लेकिन वो बात अलग है। मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को और उन स्टूडेंट्स के माता-पिता को कि एक एग्ज़ाम आपके अनमोल जीवन को डिसाइड नहीं करता। बहुत सारे संघर्ष आने बाकी है। एक छोटे से एग्ज़ाम में अगर ये पेपर लीक हुआ, ठीक है, 6 हफ्तों बाद सरकार ने दोबारा करवा दिया, तो बच्चों को सुसाइड नहीं करना चाहिए था और माता-पिता को कभी भी अपने बच्चों पर इतने ज़्यादा अपनी अपेक्षाओं का भार नहीं डालना चाहिए कि वो सुसाइड करने तक मजबूर हो जाए। ये बहुत बड़ा कदम होता है, क्योंकि जब एक कोई बच्चा सुसाइड करता है, तो वो बच्चा सिर्फ़ अपना जीवन नहीं, अपने माता-पिता का जीवन भी खत्म कर रहा होता है, क्योंकि एक बच्चे को रेज़ करने में, ठीक है, उसके अपब्रिंगिंग में माता-पिता का पूरा जीवन खपता है। उनकी पूरी एनर्जी, उनका पूरा समय, उनका पैसा, उनके सपने जुड़े होते हैं एक बच्चे के जीवन के साथ। तो जी, ये सुसाइड करना बहुत गलत चीज़ होता है। तो ये स्कैमस्टर्स जो होते हैं, इन लोगों ने हमेशा यही किया, पेपर लीक होते आए थे। लेकिन आप ये देखिए, इस बार जब मोदी सरकार ने इस पेपर लीक को रोका, पता चला पता चला तो वो भी अपने आप में एक उपलब्धि थी। वरना आज से पहले की सरकारों में पता भी नहीं चल पाता कि पेपर लीक भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती थी। तो इस तरह से ये एक स्कैम है, होते आए हैं। इनको खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया वो मैटर करता है। सरकार ने हुँ। एक्शन लिया, इस पर्टिकुलर मैटर में भी एक्शन लिया और आगे भी ये चीज़ें ऐसी इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए जा रहे हैं। उसके अलावा आज कैबिनेट में वहाँ पर, ठीक है, मंजूरी दे दी गई है इस विधेयक को कि 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ की सज़ा, 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। किन पे? जो इस स्कैम को करते हैं ये लोग। तो पेपर लीक जो स्कैम है, ये पूरा एक माफिया होता है, ये पूरी इंडस्ट्री अपने आप में एक सिंडिकेट होता है इन लोगों का, ये जो लोग करते आए हैं। तो ये लोग, इन लोगों को, ये एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि इस देश में आज भी इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ वो आती है कि क्या सरकार इस पे एक्शन लेती है? तो हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार इस चीज़ पे एक्शन ले रही है और आगे इन लूप होल्स पे काम किया जाएगा ताकि फिर से कोई पेपर लीक नहीं हो, फिर से किसी बच्चे को सुसाइड नहीं करना पड़े। सही है। सर एक बात बताइए, जब ये पेपर लीक ऐसा होता है, इसके लिए मंत्री कितना ज़िम्मेदार है? देखिए, पेपर लीक के लिए मंत्री जिम्मेदार, खैर इसके अपने-अपने मायने होते हैं सबके, कोई किस तरह से सोचता है, कोई किस तरह से सोचता है, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सीजेपी वाले, कॉकरोच जनता पार्टी वाले, तो रिसेंट में पंजाब में जहाँ पर आम आदमी पार्टी, इनके आकाओं की सरकार है, वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं माँगा जा रहा? केरला में क्या हो रहा है? आज अभी सुनने में आया है ममता बनर्जी जंतर-मंतर पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में कितने पेपर लीक्स हुए थे? हाँ। कोई कुछ नहीं करा। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस तरह से मेरा ये कहना है, मंत्री ज़िम्मेदार होता है तो ठीक है, कई बार नैतिक ज़िम्मेदारी मान के वो लोग इसका इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस्तीफ़ा देने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने एक्शन लिया है, उनको लोगों को गिरफ्तार करवाया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा माँगने वाली जो बात है या उनको दोषी ठहराने वाली बात है, ये कहीं तक भी कोई जायज़ नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ये एक अनावश्यक एक राजनीतिकरण किया जा रहा है ताकि अपनी रोटियाँ सेकी जा सके, अपना पॉलिटिकल करियर बनाया जा सके। इसलिए इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ाकर कि हमें इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान इसके लिए जिम्मेदार है, नहीं। वो एक नैतिक जिम्मेदारी अगर ले तो बात अलग है, अदरवाइज टेक्निकली या इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार लोग थे वो आज जेल के पीछे हैं और उसमें सरकार ने एक्शन लिया है और आने वाले समय में, ठीक है, अगर दोबारा ऐसी कोई चीजें होती है, इनको 10 साल की सजा, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है, तो वो चीज सरकार ने भी काम करी है। तो अनावश्यक रूप से इस्तीफा मांगने के लिए जो पीछे पड़ने वाली जो बात है, वो बिल्कुल मैं उसका उसका नहीं मानता कि उसका कोई बेस है। सर आप बेस तो मानते नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं सर। सर, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए प्रोटेस्ट में बैठे कौन है? बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो सब ऑलरेडी मोदी हेटर्स हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नफरत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को कभी वोट नहीं दिया था। ये वो लोग हैं, ठीक है,
कुछ लोग इन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी नेशनल चीजें घटनाएं हो रही है, नारे लग रहे हैं, उन सब चीजों से साफ पता चलता है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें तो सर सरकार मतलब को। आप ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ अलग नारे भी सुनाई दिए, हाँ, इनके पीछे का सच फिर आप क्या कह रहे हो? क्या सच इनका है वो? सच ये इसका सच यही है कि ये लोग सुनियोजित तरीके से इस पूरे माहौल को खराब करने के लिए और अपना जो अंदर की इनकी जो पूरी भावना है कि दिल से ही कितनी नफरत करते हैं इस देश से, इस सिस्टम से, इस सरकार से, वो चीज उनकी उनकी बर्दाश्त नहीं कर रही। हिंदू धर्म से कितनी नफरत करते हैं, इतनी चीजें वहां पर अलग अलग नारे लग रहे हैं कि ठीक है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। तो इससे ये पता चला कि एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग वहां पर बैठे हैं। एक फिर वहां पर आया कि नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाना खूब गाया गया। फिर वहां पर ठीक है, मेरा लिंग मेरी मर्जी, ये नारा खूब लगा वहां पर। ठीक है, इसके बाद आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये सब चीजें वहां पे चलते चलते इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इसको बनाया जा रहा है। सब लोग जो ऑलरेडी मोदी हेटर्स हैं, हिंदू समाज के अगेंस्ट में, जिन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ बोला है, कुणाल कामरा हुआ, वो आया बोलता है कि सीता के पति का नाम ले, यानी भगवान राम के लिए बोला, सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति यानी मुकेश अंबानी का काम किया जा रहा है। इस तरह की सरकार है। तो इन चीजों से साफ जाहिर होता है। एक जना आया, वो बोलता है कि वी शुड रीस्टोर द आर्टिकल 370। तो ये हाँ। सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है कि ये नारे या स्टेज पे जो लोग आ रहे हैं, वहां पे आने वाले लोग भी कौन है? अरुंधति रॉय, जिसने जिंदगी में कितनी बार ये कहा है कि कश्मीर वॉज नेवर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वृंदा करात जो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता है। तो ये एक पर्टिकुलर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, जो वहां पर इकट्ठा होके सरकार को गालियां देना या पूरा माहौल खराब करने की तैयारी चल रही है। या नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शंस है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बने, इस चीज को वो लोग डिसरप्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा पिछले साल भी होता, 5 साल पहले जब 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के इलेक्शन थे, तब किसान आंदोलन के नाम पे एक आंदोलन भड़काया गया। उसको इतना लंबा खींचा गया, इतना लंबा खींचा गया, सरकार ने इतने प्रयास किए, कितने राउंड्स बातचीत हुई उस समय, जो कृषि मंत्री थे नरेंद्र तोमर, कितने राउंड्स की बातचीत हुई, सारे उनको संतुष्टियां दी गई, लेकिन उन लोगों की एक जिद थी कि बस वो काले कानून जिन उन्होंने बोला वो कोई काले कानून नहीं थे, उन्होंने बोला काले कानून वापस लिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने जिद पकड़ रखी है कि हम तो इस्तीफा लेंगे। हम्म। तो ये जो नारे हैं, इन नारों से ही पूरे देश को पता लग गया कि वहां पर किस तरह के लोग बैठे हैं। और मैं तो अच्छा मानता हूं कि कम से कम इन नारों से पूरे देश को पता लग गया। वो राइट विंग एक्टिव एक्टिव हो गए, सरकार एक्टिव हो गई यहाँ पे, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो थे वो सब एक्टिव हो गए कि ये हो क्या रहा है। आर्टिकल धारा 370 को रिस्टोर करने की बात हो, या 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 उमर खालिद या शर्जील इमाम का फुल ओपनली सपोर्ट करने की बात हो, इनसे सब चीजों से पता लग रहा है कि वहां पे किस माइंडसेट के लोग हैं। सर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे पैटर्न्स दिख रहे हैं। हम्म। क्या भारत में भी वही दोहराया जा रहा है? दोहराया जा रहा है, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा कमजोर नहीं है। वहां की सरकार उतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है जितना नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है भारत में। ये तो आप देखिए ना, अगर आप चांस देके देखिए, अगर य- ये ठीक है, एक संवैधानिक तरीका है, उनको प्रोटेस्ट का अधिकार है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में साफ वहां पर कितने ही वीडियोस आए हैं जिनमें वो साफ कह रहे हैं कि हम लोग भारत को नेपाल बना देंगे। एक नहीं, कितने लोग करें, संसद भवन को उखाड़ के फेंक देंगे। ठीक है, उनके चैट्स रिलीज हो रहे जिसमें उनके एक आध मर भी जाए। ठीक है, इस तरह से कितनी ऐसी चीजें सामने आई है जिसमें वो एंटी नेशनल चीजें आ रही है, और इससे ही साफ पता चल रहा है कि डीप स्टेट हो या और भी, ठीक है, चाइना से भी, अगर अभी इसके कोई पुख्ता तथ्य या प्रमाण नहीं आए हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। हाँ, आप देखिए ना, फंडिंग भी इन लोगों को जो हो रही है, इनका जो खाना आ रहा है, कतर, ओमान, सऊदी, दुबई, इस तरह के मुस्लिम कंट्रीज से इनका रोज का खाना आ रहा है। 2-2 हजार पैकेट्स के ऑर्डर एक दिन में 8-8 बार कहीं से कोई अननोन व्यक्ति कर रहा है इन मुस्लिम कंट्रीज से। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो चुका है, जो नेपाल, पाकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे हालात यहाँ पे पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा इंट्यूशन नहीं, ये मेरी पूरा एनालिसिस है कि ये लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
भारत सरकार को इस जिस तरह से भारत में दंगे भड़काने या संसद भवन में आग लगाने, उस दिन लाठीचार्ज भी क्यों हुआ? जब सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने अनुमति ही नहीं दी कि आप संसद भवन की तरफ मार्च नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो बैरिकेड्स तोड़ के बैरिकेड्स को ठीक है, छलांग कर आगे जा रहे हैं, तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी ही ना। तो वो एक सर संवैधानिक प्रक्रिया थी। सर इनका कहना है कि ये तो स्टूडेंट्स हैं और इनके लिए सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट ने भी हंगर स्ट्राइक की। क्या सच में सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट की हंगर स्ट्राइक ज़रूरी थी? कितना इम्पोर्टेंस था देखिए उसका? देखिए, आपके इस सवाल के जवाब पे मैं बाद में आऊँगा कि ये क्या हंगर स्ट्राइक ज़रूरी थी, लेकिन पहले सोनम वांगचुक को जो आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर गलती कर बैठे कि वो एक साइंटिस्ट थे। पूरी भारत को यही लगता है कि वो एक साइंटिस्ट थे। आमिर खान की जो मूवी थ्री इडियट्स आई थी, उसमें उन्होंने जो फुनसुक वांगडू का था, वो इनकी जीवन पे आधारित एक रोल था। ये पूरी तरह से इस चीज़ का खंडन आमिर खान ने भी किया और खुद सोनम वांगचुक ने भी इस चीज़ का कई मंचों से खंडन किया कि नहीं, वो मेरे जीवन के ऊपर आधारित फ़िल्म नहीं थी। ना तो वो कोई गरीब है, वो एक एमएलए के बेटे थे, कांग्रेस एमएलए के बेटे। ना ओके। वो एक, हाँ, वो एक आईआईटीयन भी नहीं थे, वो एक कश्मीर में जो अभी श्रीनगर में एनआईटी नाम का जो कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी नॉर्मल। तो कांग्रेस के अगर एमएलए का बेटा है, 1975 में उनके पिताजी थे जो सोनम वांग्याल, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे जम्मू कश्मीर सरकार में। तो अगर कांग्रेस के एमएलए का बेटा, इतना पावरफुल व्यक्ति का बेटा अगर वहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है और वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहा है, और ऑलरेडी इसके कई ऐसे प्रमाण मिले हैं या कई ऐसी ऐसी चीजें सामने आई है जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सोनम वांगचुक हमेशा से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ रहे हैं। चाहे उनके राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की जो मांग में उन्होंने कई स्टेटमेंट्स ऐसे दिए, जिनसे साबित हुआ कि वो किस हद तक इस सरकार को नापसंद करते हैं। और रिसेंट उनका नाराज होने का या हंगर स्ट्राइक पे वो आए हैं, तो उनका एक रीजन ये भी मैं मानता हूँ यहाँ पे कि सोनम वांगचुक जी दो दो संस्थाएं चलाते थे वहां पे, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन उन संस्थाओं में फंडिंग आती थी फॉरेन से और वो क्लियरली रूल्स और नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा था, वो कानूनों का उल्लंघन हो रहा था। तो सरकार ने, नरेंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके दोनों जो संस्थाएं थी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। तो ये भी एक चीज है। उसके अलावा एक और एक बड़ी चीज बड़ी सामने बार बार आ रही है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2.0। उससे जितने भी इन लोगों के जो एनजीओ चल रहे हैं, ये सब एनजीओ पे तलवार लटक जाएगी। ये लोग जो क्लियरली ये रिवील नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग पैसे को, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ उसको खर्च कर रहे हैं। ये इसके अलावा इसमें और भी कई नॉर्म्स है, कई 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 रेगुलेशंस आएंगे, उनसे ये पता लग पाएगा। तो उस चीज से ये लोग पहले से ही भयावह हो चुके हैं कि हमारी दुकानें बंद होने वाली है। आप सोनम वांगचुक की ही बात नहीं, आप वहां पे जितने भी लोग, शबाना आजमी वहां पे आ रही है, वहां पे हाँ। वृंदा करात, वहां पे अरुंधति रॉय, प्रकाश राज, या इसके अलावा और भी कई लोग आ रहे हैं ना। ये लोग कई, मैं एग्जैक्टली इन सब लोगों के लिए नहीं बोला, लेकिन ज्यादातर लोग इस इसमें जो हंगर स्ट्राइक में उनमें साथ आए वहां पे या इस आंदोलन में आए, वो लोग सब वो है जिनको ये भय है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2.0 आने के बाद उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। कल रात का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कई सारे चर्चेज के जो पास्टर्स होते हैं वो पूरा विरोध करने आ रहे हैं, लेकिन हाँ। नरेंद्र मोदी सरकार झुकने वाली नहीं है। सोनम वांगचुक हो या चाहे कोई भी हो, जो देश के हित में काम होना है वो होके रहेगा। वो हंगर स्ट्राइक करे, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी भी ठीक है, एक प्रेस्टिजियस, अगर वो पब्लिक फिगर है भारत में, एक 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 सेक्शन, एक हिस्सा है जो उनको मानता है, ठीक है। तो किसी ने पीआईएल दायर करी कि सोनम वांगचुक जी की जान को खतरा है, तो उनका ये अनशन तुड़वाया जाए, तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन किया पुलिस ने उनका अनशन तुड़वा दिया, ठीक है। हाँ। जेपी नड्डा जी भी आए। तो इस तरह से सरकार भी काम कर रही है ताकि किसी का किसी किसी का, अब आप देखिए ना, वो अगर वो आमरण अनशन करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है। तो ये करेक्ट। संविधान में रूल होते हैं, उनको किसी असंवैधानिक प्रक्रिया से नहीं उठाया गया कि बोलते हैं ना कि आई पुलिस और उठा के लेगी, किडनैप करके लेगी क्योंकि वो इस आंदोलन को क्रश करना चाहती है। नहीं, आप आंदोलन को क्रश तो तब किया गया था जब कांग्रेस की सरकार में बाबा रामदेव जब इसी जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे ना, लाठीचार्ज होता है भयंकर। और बाबा रामदेव को अपनी जान बचाने के लिए, आज भी वो वीडियो, वो फोटोज मुझे याद है, एक लड़की के कपड़े पहन के किसी खंबा था एक, उसके छिप के वहां पे उन्होंने अपनी जान बचाई थी। हम्म। तो क्रूरता तो वो थी। यहाँ पर तो पूरे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। और सोनम वांगचुक जी ने जिस तरह से हंगर स्ट्राइक करी, और अभी देखा जाए, आज आज उनका स्टेटमेंट आया कि ही इज हैप्पी विद द गवर्नमेंट नाउ।
he is not after the resignation of धर्मेंद्र प्रधान. लेकिन सर सीजेपी से और सोनम वांगचुक के इन दोनों के बीच में अब कुछ तनातनी हो रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने बिना इनके सहमति से अपना सेटिस्फेक्शन जाहिर किया। क्या सच है? ये बिल्कुल सच है। सोनम वांगचुक जी ने जब आज बोला है कि मुझे सरकार ने वो सारी चीज़ें करी जो मैं चाहता था बच्चों के लिए, तो मैं अपने आप को इस आंदोलन से अब अलग कर रहा हूँ या ठीक है मैं सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन अभिजीत दीपके, सौरभ दास ये जैसे लोग या एक इनका मिस्टर रांका है, कोई का स्पोक्स पर्सन है, जो भी है। तो ये लोग इनके आका जो लोग हैं, चूँकि ये लोग आम आदमी पार्टी की बी टीम है। ये लोग आम हुँ। आदमी पार्टी की ही बी टीम है, वही आइडियोलॉजी है इनकी, वो इनकी देश विरोधी मानसिकता है। लेकिन बस एक नए चेहरे के रूप में एक यंगस्टर्स को नए नए यंगस्टर्स को लेके आए हैं, तो इनमें ठीक है तना-तनी होना वाजिब है और होगा ही होगा। और आप देखिएगा, अभी तक जिस तरह से अभिजीत दीपके बोल रहा है कि नहीं हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार ने जितनी भी चीज़ें करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर रही है या एक नया विधेयक को मंजूरी मिल गई जिसमें 10 साल की सज़ा या 1 करोड़ रुपए के फाइन का जो प्रावधान है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमें तो इस्तीफ़ा ही चाहिए। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो अभी इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये आंदोलन रुक जाता है तो उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब लोग कई नेता इसी तरह से पॉलिटिकल जो आंदोलन होते हैं उन्हीं की पैदाइश होते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद उस अन्ना हज़ारे के आंदोलन की पैदाइश थे। आप देखिए ना इस तरह से और भी जो आंदोलन है, हार्दिक पटेल का जो वो खुद बाद में एमएलए बने। तो हुँ। इनको क्या होता है, अभिजीत दीपके हुए, सौरभ दास, इनको बाद में कोई ना कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर चाहे कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये लोग इनको एक एमएलए का टिकट देते हैं, ये एमएलए बन जाते हैं। कन्हैया कुमार थे, तो हुँ। ये सब लालू प्रसाद यादव खुद जेपी मूवमेंट से निकले हुए थे। तो ये लोग इस तरह के आंदोलन से निकले हुए होते हैं और इनको अपना पॉलिटिकल करियर सेट करने के लिए अभी तक ये लोग, अब मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अभिजीत दीपके अभी पूरी कोशिश करेगा इस आंदोलन को और लंबा खींचने की। पब्लिक फिगर बनना होता है, ठीक है? ये दिखाना होता है कि हम लोग कितने स्ट्रांगली दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक सरकार के सामने झुके नहीं। तो अपने आप को एक हीरो बनाने का एक एक चांस मिला हुआ है इन लोगों को। तो इस चांस को हुँ। इतना जल्दी खोना नहीं चाहेंगे। तो ये ठीक है, ये तमाशा अभी और चलेगा। बाकी रियलिटी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो करना था, बहुत अच्छा किया है और आगे भी करेगी, और जो जेन्युइन छात्र हैं, वो इस चीज़ से सैटिस्फाइड हैं। जो भारत की पब्लिक है, वो इस चीज़ से सैटिस्फाइड है। नरेंद्र मोदी सरकार से सैटिस्फाइड है। सर, समरी देखा जाए, अगर इसकी रियलिटी चेक करें, समरी देखा जाए, विषय था नीट। नीट का चेहरा बन गया प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट में फिर आए अराजक तत्व, हुँ। भारत विरोधी तत्व आए, और ये जो इसका जो विकराल रूप, जो एक गंदा स्वरूप जो लेता जा रहा है, क्या समरी दिख रही है? क्या सरकार, भारत की सरकार झुकती हुई नज़र आ रही है? या भारत की सरकार को आज के तारीख पर इन ऐसे युवाओं के साथ बैठकर नेगोशिएट करना पड़ रहा है, जो उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, जो उनके तत्वों के खिलाफ है? व्हाट इज़ द रियलिटी? व्हाट इज़ द समरी यू आर सेइंग? सी ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे कई ऐसे मीम वायरल हो रहे हैं कि जिसमें कि युवाओं ने नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दिया। इस तरह की चीज़ें वायरल हो रही है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार ना तो झुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार झुकने में या दबाव की राजनीति में विश्वास करती ही नहीं है। शुरू से नहीं किया। चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे तब, या पिछले 12 सालों के कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी जी दबाव या झुकने वाले पॉलिटिक्स में काम नहीं करते। वो उनका मकसद रहता है सॉल्यूशन। कि हुँ। क्या मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाया इस प्रॉब्लम का? तो उन्होंने इस पे काम किया है। उन्होंने चाहे उन 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 लोगों को गिरफ्तार करना हो, उनको सज़ा दिलवाने की दिशा में काम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करना हो, या यहाँ पर सोनम वांगचुक जी को अनशन तुड़वाना हो, या फिर आज उस विधेयक को मंजूरी देना हो जिस पे 10 करोड़ सॉरी, जिस पे 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। हुँ। तो तो नरेंद्र मोदी सरकार उन चीज़ों पे काम कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने कल अगर आके वो एक वीडियो वायरल किया है, एक वीडियो, एक मैसेज देना चाहा है, तो वो छात्रों के लिए है। क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के दुष्ट लोग जो है, अभिजीत दीपके हुए या ये जितने भी ये एक पूरी गैंग है, ये एंटी हिंदू गैंग बोल सकते हो, एंटी नेशनल गैंग बोल सकते हो, आम आदमी पार्टी की बी बी टीम बोल सकते हो। ये सब लोग चाहते यही है कि दंगा फसाद हो, तो और बच्चों को बरगलाया जाए। होते ना कई टाइप के हुँ। आंदोलन होते हैं, कभी शाहीन बाग आंदोलन हो रहा है, कभी किसान आंदोलन हो रहा है, कभी कौन सा आंदोलन हो रहा है। तो ये एक फिर से एक नया मौका मिला है
जिसमें चीजों को मैनिपुलेट करके, चीजों को बड़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके दिखा के छात्रों को बरगलाया जा रहा है। तो उन लोगों की संतुष्टि के लिए या उनके माता पिता की संतुष्टि के लिए नरेंद्र मोदी जी आए और अपना अपना वो रूप दिखाया जो लोगों को उनसे उम्मीद होती है। एक लोकप्रिय सरकार से उम्मीद होती है, एक जिम्मेदार सरकार से जो लोगों को उम्मीद होती है। तो उन छात्रों के लिए नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी इनके सामने झुके नहीं है। हम्म। नरेंद्र मोदी जी चाइना के सामने नहीं झुका, जो पाकिस्तान के सामने नहीं झुका, वो इनके सामने क्यों झुकेंगे? क्योंकि जब साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग सब एंटी हिंदू या एंटी एंटी मोदी लोग हैं ऑलरेडी, तो ये कोई आंदोलन है ही नहीं, ये एक बना दिया गया आंदोलन। आंदोलन तो तब होता ना अगर सरकार कुछ एक्शन ही नहीं ले रही होती। करेक्ट। लोगों यहाँ को पे तो गिरफ्तार एक्शन ले करके लिया था, एग्जाम फिर भी क्या दोबारा है? एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवा दिया। आप देखिए पीयूष बंसल नाम का एक टॉपर था, उससे पूछा गया कि आपने आपने एग्जाम दिया, एग्जाम ठीक है पेपर लीक हो गया था, तो आप उस आंदोलन में जाना चाहोगे? तो उसने साफ बोल दिया, भाई मैं उस आंदोलन में जाने के बजाय ज्यादा पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स लाऊंगा ना। 715 मार्क्स आए जब दोबारा नीट का एग्जाम हुआ। तो जो रियल जेन्युइन छात्र हैं वो अपने वहां पर बैठे हैं, बट स्टिल कुछ युवाओं को बरगलाया ना जा सके, इसके लिए प्लस एक प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी कुछ हद तक उदारवादी भी है, और जो कि होना भी बनता है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में भी फिर यही खबरें जाती है कि छात्रों को दबाया जा रहा है, छात्रों को दबाया जा रहा है, छात्रों की मांगे नहीं मानी जा रही है। हम्म। जबकि सारी मांगे मानी गई है, सारा काम संवैधानिक प्रक्रिया से हो रहा है। ये जो गुंडा तत्व है, आएगा समय, शर्जील इमाम, ये जो वो खालिद था, शर्जील इमाम, ये लोग जेल में सड़ रहे हैं, जमानतें नहीं हो रही। तो अगर देश को तोड़ने की कोई ऐसी कोशिश करी गई तो नरेंद्र मोदी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। बराबर। मतलब आपका एक बात बड़ा क्लियर है कि जहां तक के बच्चों के भविष्य का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल उसी नहीं के होगा। साथ देश विरोधी तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं छोड़ा देश जाएगा। विरोधी तत्वों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। और इसी के 110%। साथ ये जो परीक्षा का जो लीकेज है, इस पर सरकार आपके हिसाब से एक्टिवली काम कर रही है, जो जो कि जी आपने बिल्कुल बताया कर भी रहे कि हैं। जैसे उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया, विच इज फेयर, दैट बेसिकली इज एन अप्रिशिएबल। क्योंकि पिछली सरकारें तो कांग्रेस के टाइम में जो पेपर लीक हुआ करते थे, उनपे इस्तीफे तो आज मांगे जा रहे हैं। इस्तीफा मांगना दूर की बात, उन पे एक्शन भी नहीं होता था, पता भी नहीं चल पाता था। आज अगर इस पेपर लीक का पता लगा तो भी ये भी एक मोदी सरकार की उपलब्धि है कि उनका विजिलेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है या इतना एक्टिव है कि उन्होंने पेपर लीक का पता लगा कि दोबारा पेपर करवा दिए। तो मेक्स मोदी सेंस, मेक्स सरकार हर मायनों में एक सफल सरकार है। पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना सफल और कई गुना एक अच्छी सरकार है, एक लोकप्रिय सरकार है। ये बात तो आपने सही कही, क्योंकि यही रियलिटी है कि आज तक पिछले इतने सालों में कभी ऐसा देखा नहीं गया कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हर साल होता है, और ये सिर्फ नीट का ही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एजुकेशन, भारत के एजुकेशन सिस्टम इज परफेक्ट। नो, इट नीड्स अ फिक्स, इट हैज इज ओन चैलेंजेस, बट आई थिंक जैसे आपने कहा, दिस इज व्हाट इवन आई एम सेंसिंग नाउ। अब जो मेरा देखने का जो नजरिया है वो मेरा भी बदल रहा है कि सरकार काम कर रही है। स्पीड, राइट। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, बट मंशा सरकार की बुरी नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम बिल्कुल। गेटिंग फ्रॉम यू। और राइट। पेपर लीक, कोई ये सिर्फ ये एक ही पेपर नहीं है, पिछले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे। और लेट अस सी नाउ हाउ इट गोज। बट ये क्योंकि अराजक तत्व जो अभी पनप रहे हैं, जैसे जैसे हमने चर्चा की कि एक तरह का पैटर्न दिखाया जाता है। लेट अस सी मोदी सरकार कैसे इस पैटर्न को तोड़ती है। क्या मोदी सरकार सफल होती है या नहीं होती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच विपिन जी, आप हमारे शो पर थैंक यू आए। सर, थैंक यू वेरी आपने मच। एक जबरदस्त मुंह तोड़ बेबाकी से जवाब दिए। ऐसे ऐसे चीजों पर आपने डिटेल में बात की जो नॉर्मली कहीं पर इतनी ओपनली बात नहीं हुई। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच विपिन जी। दर्शकों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपके क्या विचार है जरूर लिखिए, कमेंट में लिखिए। हो सकता है मेरे कुछ विचारों से आप असहमत हो, दैट्स फाइन, दैट्स योर ओपिनियन, यू आर ओपन टू हैव योर ओपिनियन एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट वेल, व्हाट वी फील, व्हाट वी सी कैन हैव अ डिफरेंस। उसी के साथ रियलिटी चेक आज की हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से कोई नए एपिसोड, कोई नए विषय के साथ दोबारा। उसका भी हम करेंगे रियलिटी चेक। सी यू बाय दैट टाइम।